हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका शुक्ला स्टडी सर्कल पर। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास 6 की बुक में हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। ठीक है, जैसे शिकारी संग्राहक थे, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। अब जो क्लास 7 की हिस्ट्री में जो हम लोग इतिहास पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो यह जो चैप्टर है आपका क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1, इस चैप्टर में हमें पूरी बुक जो कि आपकी क्लास 7 की है उसकी पूरी थीम दी हुई है इस चैप्टर में, और क्या क्या आगे आने वाला है और क्या क्या हम लोग आगे पढ़ेंगे वही सब चैप्टर 1 में दिया गया है। लेकिन चैप्टर 1 भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक दो क्वेश्चन बन जाता है, वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे जब चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। और क्लास 6 की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाइए आप लोग देखिए। और प्लेलिस्ट का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये मैप देखो आप लोग पहले। ये जो है, ये सबसे पहले ये मैप बनाया गया था। ठीक है, फिर आप इस मैप को देखिए। ठीक है, जो ये वाला जो मैप है इसमें दक्षिण भारत ऊपर की तरफ दिखाया गया है और श्रीलंका भी इसमें ऊपर की तरफ दिखाया गया है। ठीक है, और ये मैप बनाया किसने था? तो ये अल इदरीसी ने बनाया था 1154 में। ये ध्यान रखना, अल इदरीसी ने उल्टा मैप बनाया था। ठीक है, अब मानचित्रकार कौन होता है? तो जो व्यक्ति मानचित्र या नक्शे बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानचित्रकार कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। मानचित्र बन, जैसा कि अभी हमने आप लोगों को दिखाया, अरब भूगोल वेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढते हैं और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। तो ये देखो, ये इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं। जो अल इदरीसी ने मैप बनाया है उनमें जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। पहला वाला मानचित्र अल इदरीसी ने जो बनाया था वह बनाया था 1154 में। फिर उसके 600 वर्ष बाद मानचित्र दो वाला बनाया गया, जो कि जैसा कि हम लोग आज उसी मानचित्र को देखते हैं या पढ़ते हैं। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं बदल गई थीं। यह नक्शा हमें ज़्यादा प्रचलित लगेगा। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी समुद्री यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। 18वीं सदी के आरंभ में गिवलाम द लिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह मानचित्र बनाया गया है, जो मानचित्र दो है आपका। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। भाई, जो हमारे ऐतिहासिक अभिलेख हैं उनमें कई तरह की भाषाएं दी होती हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ बदलती रहती हैं। ये पता होगा आप लोगों को। जैसे मध्य युग की फारसी आधुनिक भारतीय भाषा से भिन्न है। मध्य युग मतलब जो मध्यकालीन भारत है उसकी फारसी और जो इस समय जो फारसी चल रही है, दोनों में डिफरेंस है। और ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। अब जैसे कैसे बदल जाते हैं, तो उदाहरण, हिंदुस्तान, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना। अब 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। तो ये ध्यान रखना, जो फारसी इतिहासकार हैं मिनहाज ए सिराज, तो वो जो हिंदुस्तान कहते थे, ठीक है, तो उनके में सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के क्षेत्र ही आते थे। इसी क्षेत्र को ये लोग हिंदुस्तान बोलते थे। लेकिन अभी क्या है,
अभी पूरा एक राष्ट्र राज्य भारत के रूप में है, ठीक है। और पहले क्या था, हिंदुस्तान 4-5 क्षेत्रों को हिंदुस्तान कहा जाता था, ठीक है। तो ये अंतर है। आगे बढ़ते हैं। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया, किसने? मिन्हाज ए सिराज ने, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे उसी को इसने हिंदुस्तान कहा, ठीक है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान के क्षेत्र में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जो मिन्हाज ए सिराज है, इसने दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं किया हिंदुस्तान में, ठीक है। फिर 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन किन क्षेत्रों के लिए किया, तो वो आप लोग देख लो। तो उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ, ठीक है। अब यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंद के ही कुछ समान था। कौन सा? जो बाबर ने किया था। अब विदेशी, तो विदेशी क्या क्या होते हैं? तो विदेशी इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। हिंदी में हम लोग कहते हैं परदेशी और फारसी में कहते हैं अजनबी, विदेशी को, ये ध्यान रखना आप लोग। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला जो हम बोलते हैं, लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे, ठीक है। जैसा कि पिछले क्लास 6 में भी हमने देखा, ठीक है। इन्हीं सूचनाओं को इकट्ठे करते थे, जैसे सिक्के हो गए, शिलालेख, पांडुलिपियाँ, इन्हीं से जानकारी इकट्ठा किया करते थे। और इस काल में भी, तो इस काल में प्रमाणित लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। मतलब लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई थी इस काल में, जो कि हम मध्यकाल जो पढ़ रहे हैं। इस काल में कागज सस्ता हो गया था, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और क्लास 6 में हमने कागज के बारे में सिर्फ लास्ट में पढ़ा था, ठीक है, लास्ट वाला जो चैप्टर था। तो इस काल में कागज सस्ता हो गया था, अब सब कुछ कागज पर लिखा जाने लगा था। पहले क्या था? पहले पांडुलिपियों पे लिखा जाता था। धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, ये सब कागजों पे लिखा जाने लगा था। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ या मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। मतलब ये लोग पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागार में रखा जाता था। अब ये अभिलेखागार क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये ध्यान रखना, अभिलेखागार क्या होता है? तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन दिनों छापे खाने नहीं थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे, ठीक है। भाई पिछले ज़माने में प्राचीन भारत में हमने क्या पढ़ा? पांडुलिपियाँ पढ़ी, ठीक है। अब मध्य भारत में कागज सस्ता हो गया था, तो अब उन्हीं पांडुलिपियों को कागज पे नोट किया जाने लगा, ठीक है। तो ये एक चित्र है, यह एक लघु चित्र है, ये ध्यान रखना। ये जो है ये एक लघु चित्र है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार 10.5 सेंटीमीटर 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहते हैं। तो लघु चित्र या मिनिएचर ये हमें मध्यकालीन में मिलने लगे थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे थे। यही वाले चित्र ये जो हैं, ये जो आप लोग देख रहे हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब ये लिपियां हैं आपकी, एक ये लिपि हो गई और एक ये लिपि हो गई। अब देखते हैं, ये आपकी शिकस्त लिपि है, ठीक है। पढ़ते हैं। अब लिखावट की विभिन्न प्रकार की शैलियाँ के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती थी, ठीक है। अब नस्तक लिपि बाईं ओर, ठीक है, ये नस्तक लिपि है आपकी। ये वाली कौन सी है? तो ये नस्तक लिपि है, ठीक। नस्तक लिपि वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते थे, ठीक है। कैसे? वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते थे। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। कौन सी लिपि को पढ़ना आसान होता था? नस्तक लिपि। और शिकस्त लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन, यानी इसको पढ़ना कठिन होता था। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। ये आपकी नस्तक लिपि हो गई, ये नस्तक लिपि है और ये शिकस्त लिपि है। ये देखो इसके लेटर जो हैं समझने में भी आ रहे हैं, और ये इसके लेटर देखो कितने सघन हैं, संक्षिप्त है और कठिन भी है, इसीलिए ये पढ़ने में कठिन होती थी। आगे बढ़ते हैं। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। अब क्यों संशोधन करते रहते थे? क्योंकि भाई राज्यों की सीमाएं भी बदलती रहती थी,
ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग संशोधन करते रहते थे, सामाजिक परिवर्तन होते थे, आर्थिक परिवर्तन होते थे, इसी कारण ये लोग अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। जो जियाउद्दीन बर्नी ने जो पहला वृत्तांत लिखा उसकी जानकारी इतिहासकारों को नहीं मिली, लेकिन जो दूसरा वृत्तांत जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा उसकी जानकारी मिली इन लोगों को। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखना। क्यों रहा? क्योंकि नई प्रौद्योगिकी जैसे सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद वाले हथियारों का प्रचलन हो गया था। और क्लास 6 में हमने क्या पढ़ा था? तो उसमें पर्यावरणीय बदलाव, ठीक है, घास के मैदान जमने लगे थे, ठीक है, प्राचीन भारत में क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था। और मध्यकालीन भारत में क्लास 7 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि आर्थिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। तो ये आप लोग ध्यान रखना और दोनों में डिफरेंस याद रखना। नया खान पान स्टार्ट हो जाता है, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय राजपूत था, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजपूत जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। तो राजपूत शब्द किससे निकला है? राजपुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे, ठीक है। राजपूत या राजपुत्र उन योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। अब राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। तो ये ध्यान रखना, राजपूत केवल राजा और सामंत क्या होता है? जो राजा के यहाँ काम करता है उसको हम लोग सामंत बोलते हैं, ठीक है। तो राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सैनिक भी आते थे जो सेवाओं में कार्यरत थे। अब इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, ये लोग कौन थे? तो मुख्यतः लिपिकों और मूर्तियों का कार्य करने वाली ये सभी जातियां थीं। इन सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन समूह ने भी इसका लाभ उठाया, ठीक है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। भाई कुछ क्षेत्रों में ये जंगलों की कटाई हो रही थी और कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन बहुत अधिक तेजी से हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर वनवासी है। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कुछ कृषक बन गए, ठीक है। कृषकों के यह नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। मतलब ये जो कृषकों के समूह थे ये मुखियाओं को और पुजारी, मठ और मंदिरों को देख के ये लोग प्रभावित होने लगे और ये लोग समाज के अंग बन गए। तो इन लोगों को कर भी चुकाना पड़ा, ठीक है, और स्थानीय मालिक की बेगार करनी पड़ती थी, यानी उनके काम करने पड़ते थे, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। तो ये आप लोग ध्यान रखना, आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे इन लोगों के बीच में, ठीक है। अब पर्यावास क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है। तो इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। अब भाई अब समाज में आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ेंगे तो कुछ जातियां होंगी और कुछ उपजातियां होंगी, जैसा कि हम लोग प्रेजेंट टाइम में भी देखते हैं। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा और यह दर्जा स्थायी नहीं था, बदल भी सकता था। पृष्ठभूमि मतलब उनका घर का बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या काम करते हैं, तो इस आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाता था, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना यह दर्जा स्थायी नहीं था, ठीक है। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर दर्जे बदलते रहते थे, ठीक है। अब जैसे कोई जाति है, अब उसके हाथों में कितने संसाधन हैं, ठीक है, कितना एरिया है उसके अंडर में, तो इसी के आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। अब एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और अन्य क्षेत्र में कोई और। आगे बढ़ते हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थीं। कौन? ये जो जातियां थीं ये अपने ही सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए ये अपने अपने नियम बनाती थीं और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था।
आगे बढ़ते हैं। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। मतलब ये जातियां जिस गांव में रहती थीं उनके उनके जो रिवाज थे उनका पालन इन जातियों को करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर यह किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में थोड़ा पढ़ लें। तो चोल, तुगलक और मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। इन सभी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। कौन सी प्रशस्ति है? तो संस्कृत प्रशस्ति है, ये ध्यान रखना। और किसे विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है? तो गयासुद्दीन बलबन को, जो पूर्व में बंगाल में गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी के गज्जन तक फैला हुआ था। किसका साम्राज्य? गयासुद्दीन बलबन का। और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। ये आप लोग ध्यान रखना। मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, तो ये सारे प्रांत थे मोहम्मद तुगलक के अंतर्गत आने वाले प्रांत। ये सब पढ़ लेना आप लोग इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा तथा क्षेत्र। तो सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, ये दक्षिण कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में। तेलंगानी आंध्र प्रदेश में। गुजरी गुजरात में। मबारी तमिलनाडु में। गोंडी बंगाल में, ठीक है। और अवधी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। ये सभी क्षेत्र और किस क्षेत्र में कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, इनको आप लोग रट लेना बिल्कुल। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। ये ध्यान रखना। कौन सी भाषा किसी विशेष क्षेत्र की नहीं है? तो संस्कृत। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बना लेना और इनको लर्न भी कर लेना। अब इसी दौरान धार्मिक परंपराओं में भी बड़े परिवर्तन आए। भाई ऊपर हमने देखा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन आए और फिर धार्मिक परंपराओं में भी बड़े परिवर्तन आए। अब किसी देविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म, ठीक है। जब कोई लोग एक ही देव में आस्था रखने लगते हैं तो वो एक धर्म बन जाता है। तो वही बताया गया है, सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था, ठीक है। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, मतलब ब्राह्मण का महत्व भी बढ़ता गया और उनकी बढ़ती सत्ता आदि, ठीक है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण, किसके ज्ञान के कारण? संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक होते थे। संरक्षक मतलब राजा, राजा के दरबार में रहेंगे तो राजा संरक्षक हुआ ब्राह्मणों का। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सकें। आगे बढ़ते हैं। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ, ठीक है। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हमने कहा ना आपसे कि इस चैप्टर में थीम दी हुई है, ठीक है, कि क्या क्या आगे वाले चैप्टरों में आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, ठीक है। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। अप्रवासी मतलब जब कोई दूसरे देश से हमारे देश भारत में आकर बसे तो उसको हम बोलेंगे अप्रवासी, ठीक है। कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। कौन? मुसलमान। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। मतलब जो कई शासक थे, ठीक है, वो इस्लाम और उसके धर्मशास्त्रियों को संरक्षण भी देते थे। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे, ठीक है। जैसे मुसलमानों में कुछ सिया थे, ये ध्यान रखना। मुसलमान जो थे सिया और सुन्नी में बटे हुए थे। अब सिया कौन थे? तो सिया जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। मतलब जो सिया वो थे जो अली की शिक्षाओं को मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकारते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। मतलब जब इस्लाम का दौर स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो थे वो खलीफा थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामी न्याय सिद्धांत। अब इस्लामी न्याय सिद्धांत कौन कौन से हैं?
हनफी और शफी ये इस्लामी न्याय सिद्धांत हैं। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नजरिया कि सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। मतलब इतिहासकार जो हैं वो जो समय है वो केवल दिनों में नहीं मापते हैं, वो समय किस में मापते हैं, तो सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों के अकॉर्डिंग समय को मापते हैं। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा और कितना परिवर्तन आया। मतलब कौन से विचार और विश्वास अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, और किन विचारों और विश्वासों में परिवर्तन आया है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती है। मगर अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, तो ये गलत है, क्योंकि और भी इस उपमहाद्वीप में चीज़ें हैं वो इन्होंने बिल्कुल नकार दी। वही बताया गया है कि अगर हम धर्म को ही एकमात्र महत्वपूर्ण परिवर्तन मानते हैं तो इस उपमहाद्वीप की जो अपार विविधता है और विशेषताएं हैं इस महाद्वीप की, उसकी उपेक्षा हो जाती है। तो इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकारते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कार्यों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों में विशेषताएं तय करते हैं। ठीक है, ये जो धर्म के आधार पर जो परिवर्तन है ये कम इतिहासकार मानते हैं, और जो अधिकतर इतिहासकार जो मानते हैं वो आर्थिक और सामाजिक कार्य के आधार पर। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी है, कम से कम वीडियो को 1 से 2 बार देखा करो, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप वाकई में सीटेट का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, तो आप लोग इसके नोट्स बनाया करो। ठीक है, एक बार वीडियो को ऐसे ही देख लिया करो, फिर दोबारा से उसके नोट्स बनाया करो। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए